चलिए, यूनिट 6 कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वैसे अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में तीन टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे हमें। एक है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक है हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है, दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तीनों टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हमारी बुक ने हमें क्या बता रखा है? हमें बुक ने बता रखा है कि हम इस सेक्शन में, यूनिट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और देखिए, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 31 से लेकर के 36 तक जाता है। सेक्शन 31 से 36। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 से लेकर के 72। एक और मैं बता देता हूं आपको, जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30। मतलब हम कवर क्या करेंगे? हम इस यूनिट में सेक्शन नंबर 30 से लेकर के सेक्शन 72 तक कवरेज रखने वाले हैं। अच्छा देखिएगा, आप इसमें सेक्शन 30 से 36 की बात कर रहा हूं और 68 से 72 की बात कर रहा हूं बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए। सेक्शन 30 से 36 एंड सेक्शन नंबर 68 से 72। 30 से 36, 30 में क्या आ रहा है? सेक्शन 30 इज वेजरिंग एग्रीमेंट। याद करते चलते हैं ना बच्चों। सेक्शन 30 क्या है बेटा? वेजरिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 31 से 36 क्या है बेटा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और सर इसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहां आते हैं? सेक्शन नंबर 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक। चलिए, आई होप ये क्लियर है आपको। देखो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ही, सेक्शन नंबर 31 से 36 तक। देखिएगा, सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं? व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? जो कि गिवन क्या है? कहां गिवन है बेटा? सेक्शन नंबर 31 में। सेक्शंस कलेक्ट करते रहो। सेक्शन 30 क्या बोलता है? वेजरिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 31 क्या बोलता है बेटा? डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, सेक्शन 31 में ही हम देखेंगे असेंशियल्स क्या है। देखो, एक्चुअली एसेंशियल्स जो है ना, जबरदस्ती का टॉपिक होता है। जब हम लोग ना किसी चीज का कोई मीनिंग पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसी डेफिनेशन से, उसी मीनिंग से हम लोग ना असेंशियल्स निकाल करके लाते हैं। तो सेक्शन तो होते ही नहीं असेंशियल्स के, बट फिर भी अगर देखो, वो असेंशियल्स डिराइव कहां से हो रहे हैं? वो मीनिंग से हो रहे हैं। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग कहां गिवन है? सेक्शन नंबर 31 में। सो सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 32, 30 को साइड रखिए, अभी वेजरिंग एग्रीमेंट बाद में देखेंगे। सेक्शन नंबर 31 कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। उसी में सेक्शन 31 के अंदर हम लोग उसके असेंशियल्स को पढ़ेंगे, और 32 से 36 के बीच में हम वो रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आएंगे। मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 से 72 में इसको भी देखेंगे बच्चों। आइए जरा ध्यान से सुनिए, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1, बड़े ध्यान से समझिएगा। सर सबसे पहले मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? देखो, क्योंकि हम कॉन्टिंजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं। एक क्या? एक तो हो गए सर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या हो गया बेटा? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे हुए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या हुए बच्चों? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे कौन से? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझना बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपको याद है, ऑफरर होता था, ऑफरी होता था। ऑफरर ने ऑफरी को कहा, विल यू परचेज माई कार? कार खरीदेगा भाई एट रुपीज 2 लाख। ऑफरी ने कहा, यस आई विल परचेज। तो यहां क्या हो रहा है भैया? ऑफर गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, दैट बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में हम लोगों ने कहा कि सर प्रॉमिस आ गया। प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन आया, आपको पता है ना क्या होता था वो? प्रॉमिस में कंसिडरेशन होते ही क्या बनता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ है, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट। जनरली ऐसे ही तो पढ़ते थे हम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को।
कॉन्ट्रैक्ट यही तो होता है। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर undertakes to perform the contract in any event without any condition। यहां जनरली किसी तरह की कोई कंडीशन तो नहीं हुआ करती थी, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, यहाँ कह रहे हैं कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सिंपल, विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन बच्चों कॉन्टिंजेंट, आपको मीनिंग तो पता ही है ना, अकाउंट्स में भी पढ़ा है आपने कॉन्टिंजेंट। तो कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, मे बी, या मे नॉट बी। आज मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंसी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों क्या हो सकता है सर, क्या नहीं हो सकता सर? बेटा ये इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इसको, समझेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा आपको। पहले तो याद करो सर, सबसे सबसे पहले पढ़ाया आपने सेक्शन 30 वेगरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 31 हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। उससे भी पहले आप टॉपिक 1 में बता रहे हो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? जनरली ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर ना कोई भी कंडीशन नहीं होता, सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होता। लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पर प्रॉमिसर परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को ओनली व्हेन द स्टेटेड कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां पर आपके पास विदाउट एनी कंडीशन, यहां पर क्या है विद कंडीशन, यहां क्या है बेटा? विद कंडीशन। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां कंडीशंस होते हैं। लेकिन लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस कॉन्टिंजेंट होते हैं। कॉन्टिंजेंट मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो भी सकते हैं और ये सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी समझते हैं इसको, डेफिनेशन से। सेक्शन नंबर 31, सेक्शन 31 डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है बच्चों? देखिएगा, यहां हम कह रहे हैं सर अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ साहब, टू डू कुछ करने के लिए और नॉट टू डू कुछ ना करने के लिए। देखना जरा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट टू नॉट टू डू समथिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट टू नॉट टू डू समथिंग। सर हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हो सकता है, कुछ करने के लिए हो सकता है, कुछ ना करने के लिए हो सकता है। सर कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हो सकता है, कुछ करने के लिए हो सकता है, कुछ ना करने के लिए हो सकता है। मैंने कहा आप आप मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किस चीज के लिए? आप एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ाओगे, आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ाओगे, टू डू समथिंग, करेक्ट। आप मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे, नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहां तक अगर बात रहती तो भैया ये तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता ना। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट बच्चों? यहां तक अगर हमारी बात रहती ना तो इसको हम बोलते, देखिएगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि चीजें नीचे गिवन है, जो इसको क्या बनाती है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या गिवन है बच्चों? इफ सम इवेंट, मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं हम लोग? इफ सम इवेंट, अगर जो इवेंट है ना, कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सांसें थाम के बैठो, बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो क्या बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब क्या? जुड़ा हुआ है। टू सच कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सच मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। कोई इवेंट है जो मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। सर समझ नहीं आ रहा, अरे रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ थोड़ा। इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, डज और डज नॉट हैपन, डज और डज नॉट हैपन। नहीं सर नहीं समझ में आया, देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग। सबसे पहले टू डू की बात करते हैं।
कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्या, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे उसको। कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, विल यू बाय माई कार, क्या तुम मेरी कार खरीद लोगे 2 लाख रुपए में। कुछ करना है, क्या करना है, टू परचेज माई कार, ठीक है ना, टू परचेज माई कार। मैं तुमको कह रहा हूं कि मैं एक बिडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, चुपचाप घर बैठ। तुझे उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अगर बिडिंग करने आ गया तो हो सकता है कि उस जो कमोडिटी मुझे खरीदनी है ना, जो वस्तु मुझे खरीदनी है, उसका प्राइस बढ़ जाए। 10-20 लाख रुपए तो तू ऐसे ही लगा देता है। नॉट टू डू, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, यहां जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेन कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बेटा, मेन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये क्या है, मेन, और उससे कुछ जुड़ा हुआ इवेंट है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डज और डज नॉट हैपन, उससे जुड़ा हुआ इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही तो इसको कॉन्टिंजेंट बनाता है मेरे बच्चे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एक करके, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग। देखो सुनिए, पहले एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच इवेंट डज हैपन। बेटा हमने क्या लिया, हमने ना बात करी है सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, ये वाले पोर्शन की, टू डू समथिंग। इफ इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन, कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो इवेंट अगर हैपन होता है तो कौन सा इवेंट है, देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो लोग हैं, एक वाइफ है और एक हस्बैंड है, वाइफ एंड हस्बैंड। हस्बैंड क्या बोलता है, हस्बैंड अपने सन को कहता है, ये बेटा उनका सन है, हस्बैंड अपने सन को कहता है व्हाट, दैट, कि मैं ना अपनी प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, आई विल ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। पॉजिटिव है ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये क्या है बेटा, मेन कॉन्ट्रैक्ट, की मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दूंगा, दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट, यही मेन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें कॉन्टिंजेंसी क्या है, कॉन्टिंजेंसी क्या है बेटा, एक कंडीशन लगा दी, क्या, अगर उसकी वाइफ, हस्बैंड यानी ये अंकल, इनकी वाइफ अगर डेथ कर जाती है, तो उनका डेथ हो जाता है, तो उसका डिमाइज हो जाता है, तो इफ हिज वाइफ डाइज, अगर उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तभी क्या करेगा, तभी अंकल जो है अपने बच्चे को ट्रांसफर करेगा उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी। आप देख रहे हो, ये तो हुआ मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर देखो टू डू, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज के लिए, टू डू समथिंग, क्या करना है भैया, मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। और यहां पर कॉन्टिंजेंसी क्या लगाई, यहां कंडीशन जो कि कॉन्टिंजेंट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी देखो पता नहीं ना उसकी वाइफ कब तक जिंदा रहे, ये तो हाँ ठीक है, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन कब तक जिंदा रहे ये तो नहीं पता ना, आज मर रही, कल मर रही, परसों मर रही, नहीं पता ना भाई, कॉन्टिंजेंसी है, ये क्या है बेटा, कॉन्टिंजेंसी। तो ये कोलेट्रल इवेंट हो गया, ये क्या हो गया, कोलेट्रल इवेंट हो गया, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। जो इस देखो ऊपर वाली बात रहती है ना, दैट आई विल ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, एब्सोल्यूट है। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, अच्छा देखो इस कंडीशन में भी क्या है, हो भी सकता है ये कंडीशन और नहीं भी हो सकता है ये कंडीशन, ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा। इस कंडीशन में दिक्कत क्या है, कॉन्टिंजेंसी, कि ये हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है भाई, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको बोल दिया बेटा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन वाइफ डाइज। मतलब ये जो अंकल है ना, अंकल की लाइबिलिटी तो तभी अराइज होगी ना जब उनकी वाइफ की डेथ होगी, कोलेट्रल इवेंट जब हैपन होगा, जब कोलेट्रल इवेंट क्या होगा बेटा, इवेंट हैपन होगा, देख रहे हो ना, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन। समझ में आ रहा है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, टू डू, डज हैपन, इतना समझा दिया मैंने आपको, ऊपर वाला अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ करने के लिए, और वहां मैंने आपको समझाया इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन,
करेक्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज वो मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। सर ये नॉट टू डू क्यों लिखा है फिर? बेटा नेगेटिव तरह के भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। देखो पहले टू डू में ही समझिएगा। अगर कोई इवेंट नहीं होता तो, अगर कोई इवेंट नहीं होता, देखो टू डू ही ले रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू यानी पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। इफ सब इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, यहां क्या हो रहा है, दो लोग हैं रामू शामू। यहां क्या हो रहा है बेटा, वेयर रामू एग्रीज टू पे शामू, रामू कहता है कि मैं तेरे को ना 10 लाख रुपए दूंगा। किस बात के लिए? देखो 10 लाख रुपए दूंगा, टू डू। मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा ना मैं इसको। मैं क्या करूंगा, मैं 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा टू डू, करने के लिए, टू डू। ये बात तो क्लियर है, समथिंग टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट है टू डू समथिंग। कोलेटरल इवेंट क्या है? कह रहे 10 लाख रुपए दूंगा इफ अ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न। अगर जो शिप है ना, ये पर्टिकुलर शिप, ये अगर रिटर्न नहीं आती तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। मतलब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है तो ये कोलेटरल इवेंट तो होना ही चाहिए बच्चों। तब ये कोलेटरल इवेंट का होना बहुत जरूरी है। इवेंट क्या है? रिटर्न ना आना, शिप का रिटर्न ना आना, ये क्या है? इवेंट है। does not happen. What does not happen? Ship does not return. Ship will not return in that case only. है ना? चलिए, तो एग्जांपल नंबर 2 ये भी आपको क्लियर है। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे बात करते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डू। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, नॉट टू डू समथिंग, मतलब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। और कोई कॉन्ट्रैक्ट जो नेगेटिव है उसमें डज हैपन की बात करेंगे। डज हैपन मतलब क्या? डज हैपन मतलब क्या सर? डज हैपन मतलब कोई इवेंट होने पर, कोई इवेंट होने पर। फॉर एग्जांपल यहां क्या बोला, यहां पर टीचर है और ये स्टूडेंट है। यहां बोला यू विल नॉट टीच अकाउंट्स, आप ना अकाउंट्स पढ़ाओगे नहीं। मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप अकाउंट्स नहीं पढ़ाओगे। इफ यू विल पास सीए, आप देख रहे हो क्या रहा है यहां पे, यहां पर ये जो अकाउंट ना पढ़ाना है ये क्या है बेटा? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इफ यू पास सीए मेरे बच्चों, ये कोलेटरल इवेंट है, कोलेटरल इवेंट। अगर ये कोलेटरल इवेंट हैपन हो जाता है, अगर ये कोलेटरल इवेंट हैपन हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना है? आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ाना है, आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ाना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर एक और परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारे क्लियर कर दिए बच्चों, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। एक और एग्जांपल से समझते हैं जरा इसको, एक लास्ट एग्जांपल, जो एक लास्ट कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है, देखिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। देखो पिछली बार कहा तुम अकाउंट्स पढ़ाओगे, तुमने क्या बोला? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर भी नॉट टीच है ना, नहीं पढ़ाओगे। कब? जब भैया यहां पर हमने बोला डज हैपन, डज हैपन में क्या बोला था? कोलेटरल इवेंट क्या? सीए पास हो जाओगे तो। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? यहां पर भी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट टू डू समथिंग, यू विल नॉट टीच अकाउंट्स, तुम अकाउंट्स नहीं पढ़ाओगे। लेकिन इस बार देखो, इस बार क्या हो रहा है? इस बार जो कोलेटरल इवेंट है उसकी बात कर रहा है, ये डज नॉट हैपन अगर तुम सीए फाइनल पास नहीं करते हो तो। अगर तुमने इस बार सीए फाइनल पास नहीं किया तो तुम यहां पर अकाउंट्स नहीं पढ़ाओगे। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कोलेटरल इवेंट, कोलेटरल इवेंट, ठीक है। अगर ये इवेंट हैपन नहीं होता तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा डेफिनेशन, डेफिनेशन खत्म किया हम लोगों ने। एक बार दोबारा से डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 30 मैंने आपको बता दिया था, वेगरिंग एग्रीमेंट। आगे जाकर के उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 31 में मैंने आपको क्या बताया बेटा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताया बेटा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी हम लोगों ने। हमने कहा कि सर अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, यानी कि ये हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो हो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन और डज नॉट हैपन, ठीक है जी। चलो ये चारों
परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया हमने। द एप्लीकेबिलिटी अराइजेस ओनली ऑन द कोलेट्रल इवेंट हैपन, ठीक है, जब कोलेट्रल इवेंट होगा तभी होगा। कुछ और एग्जांपल्स आपके पास गिवन है, देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी को कह रहा है कि ना मैं तुमसे तुम्हारा घर खरीद लूंगा 5 लाख में। ए बी को कह रहा है कि मैं तेरा घर खरीद लूंगा 5 लाख में, लेकिन मैं तभी खरीदूंगा जब ना मेरे को बैंक लोन मिल जाएगा, जब मुझे बैंक क्या दे देगी, लोन, तभी मैं खरीदूंगा। अब बताओ ये क्या हो गया बेटा, मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट लेकिन परफॉर्म कब होगा, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जब ये कोलेट्रल इवेंट परफॉर्म होगा। जब ये कोलेट्रल इवेंट हो जाएगा, डज हैपन, इन दैट केस ये मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज ये मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल बड़े ध्यान से सुन लीजिए दोस्त, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए बी को कह रहा है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, ए बी को क्या कह रहा है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, किस बात के लिए, अगर तेरे घर में आग लग जाती है। ए बी को कह रहा है मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तेरे घर में आग लग जाती है तो। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या लगता है तुमको इस केस में बी अपने घर में आग लगाएगा 1 लाख रुपए के लिए, या ए जाकर के उसके घर में आग लगाएगा? अरे नहीं बच्चों, यहाँ कुछ करना नहीं है। आग लगना कोलेट्रल इवेंट है, मेन इवेंट क्या है, मेन है 1 लाख रुपए देने वाली बात। याद करो ना, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में यही होता है, आप प्रीमियम पे करते रहते हो और आपको बोल दिया फायर इंश्योरेंस आपको इतने लाख रुपए देंगे अगर यहाँ आग लग गई तो। अच्छा सर, मतलब वो भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? अरे हाँ, वो भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंश्योरेंस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब यहां पर किसी को कुछ परफॉर्मेंस नहीं करनी है। अरे नहीं बच्चों, बस आपने प्रीमियम पे करते रहना है, दैट्स इट। बट कोई जाकर के तुम्हारे घर में आग नहीं लगाने वाला कि 1 लाख मिलेंगे भाई साहब, नाइदर अ परफॉर्मेंस नॉर इट इज अ कंसिडरेशन। समझ रहे हो ना, 1 लाख रुपए मिलेंगे, किसी को कोई परफॉर्मेंस करनी है क्या? नहीं। कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ ए अराइज, अच्छा ए को 1 लाख रुपए कब देने हैं बच्चों, जब बी के घर में आग लग जाए, जब बी के घर में आग लग जाए, जब ये कोलेट्रल इवेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, इन दैट केस ओनली बी को जो है वो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ए बी को दे देगा 1 लाख रुपए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। सो यही बता रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, इन सबको हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पोलाक एंड मुल्ला के शब्दों में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, यहां पर भी वही बात लिखी है, नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो कोई प्रॉमिस्ड होता है, क्योंकि देखो प्रॉमिस तो वो हो सकता है ना जो तुम्हारे कंट्रोल में है, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। यार ये तुम्हारे कंट्रोल में तो है ही नहीं ना, तो तुम इसका प्रॉमिस कैसे कर सकते हो, ये कंसिडरेशन के तौर पे कैसे जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात लिखी है भैया, ये ना ही कंसिडरेशन है ना ही प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। टॉपिक नंबर 3 दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शंस के साथ याद करते हुए चलना है। एक बार जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 30 में हम पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में, वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 31 हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैंने आपको बहुत सारे डेफिनेशंस सॉरी एग्जांपल्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बता दिए हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एसेंशियल्स मैंने आपको बताया ना, ये एसेंशियल्स कहां से आते हैं, ये एसेंशियल्स डेफिनेशन से निकल के आते हैं बेटा। कहां से आते हैं ये एसेंशियल्स, डेफिनेशन से। देखो 1A मतलब B C एंड D, ये टोटल हमारे पास 4 एसेंशियल्स गिवन है। चारों एसेंशियल्स एक बार याद करेंगे साथ के साथ। देखिए सबसे पहला एसेंशियल क्या गिवन है, सबसे पहला गिवन है द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलेट्रल इवेंट और कंडीशन। हाँ पता है अपने को सर, जब कोलेट्रल इवेंट होगा या नहीं होगा, याद है ना वो इवेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव था ना, हैपनिंग और डू नॉट हैपनिंग, है ना। सो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलेट्रल इवेंट पे ही बेटा ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैडम जी कह रही हैं कि सुनो सर, मैं आपको ना 50,000 रुपए दूंगी
मैं आपको कितने रुपए दूंगी? 50,000 रुपए दूंगी अगर 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 क्या होता है बेटा, अगर बारिश होती है 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 1 तारीख को मस्त अगर बारिश होती है ना, तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी। मैम सर को कह रही है, ये मैडम ने सर को बोला। अब तुम बताओ ना मेरे को, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 50,000 रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है? हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, हाँ या ना? हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, विच इवेंट? कि सर बारिश होगी। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये सर के कंट्रोल में है क्या? सर के कंट्रोल में है क्या कि बारिश करवा लें? तुम बताओ ना। नहीं सर, इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या इनकी डायरेक्टली इंद्र देवता से कोई बातचीत है क्या? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं है। इनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इस वाले इवेंट के हैपनिंग में। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको बच्चों। दूसरी बात सुनिएगा, नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। एग्जाम्पल देखा हुआ है हम लोगों ने। सर ए रामू शामू को कहता है कि भाई मैं तेरे को ना 10 लाख रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 10 लाख रुपए। कब दूंगा? जब ये शिप लौट करके नहीं आएगी। ये शिप अगर लौट करके ना आए तो मैं तेरे को कितने देने वाला हूं? 10 लाख रुपए देने वाला हूं। तो मतलब 10 लाख कब मिलेंगे? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट कब जो है फुलफिल किया जाएगा? जब ये कोलेटरल इवेंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो शिप लौट करके ना आए, तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है साहब। चलो, तो पहली बात तो आपने यही समझा कि भैया जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए याद कीजिए, द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बोलो परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलेटरल इवेंट। परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दैट इज द कंटिंजेंट इवेंट। ठीक है जी, हैपनिंग नॉन हैपनिंग दोनों बता दिया मैंने आपको। आइए, द इवेंट रेफर टू एज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो ये इवेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता मेरे दोस्त। ये क्या होता है बेटा? कोलेटरल, जुड़ा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट से, जुड़ा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट से। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले तो ध्यान से सुनिए, रमेश सुरेश। सुरेश कहता है रमेश को, भैया 100 बैग्स दे दो वीट के, और कहता है कि मैं तुमको ना ये 100 बैग्स, देखो रमेश क्या कह रहा है, रमेश कह रहा है सुरेश सुन, मैं तेरे को ना ये 100 बैग्स तभी दूंगा जब तू मुझे कीमत दे देगा, इसकी इसकी पेमेंट दे देगा, तभी बात बनेगी। सुरेश ने कहा कि भाई मुझे 100 बैग्स दे दे वीट के। सुरेश कहता है दे दूंगा 100 बैग्स, लेकिन पहले तू क्या कर, पहले मुझे इसकी पेमेंट कर दे, तभी ये बैग्स तुझे डिलीवर किए जाएंगे, वरना माफ कर भाई, वरना नहीं होगा मुझसे। सर 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 कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखो देखो, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, 100 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट, और ये हो गया हमारा कंटिंजेंट इवेंट। नहीं बेटा, कंटिंजेंट इवेंट मे और मे नॉट हैपन, मेरे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो कंट्रोल में है ना, किसके? रमेश के कंट्रोल में। रमेश पेमेंट करे और उठा करके ले जाए। तो याद रखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? कंडीशनल, नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कंटिंजेंट कंटिंजेंट नहीं है, मतलब सर कंडीशन होनी चाहिए, बट वो कंडीशन कंटिंजेंट होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? कंडीशन कंटिंजेंट होनी चाहिए, बिकॉज द इवेंट ऑफ द सुरेश ऑब्लिगेशन इज मेड टू डिपेंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इटसेल्फ एंड नॉट द कोलेटरल इवेंट। ये कोलेटरल इवेंट का पार्ट नहीं है, ये प्रॉमिस का पार्ट है। प्रॉमिस पूरा किया जा सकता है जब रमेश चाह ले। देखिए, देखो क्या होता है, मान लेते ये पापा है, पापा, और ये कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, जिससे ना वो अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। ये बिटिया है, वो चाहते हैं कि बिटिया की शादी हो जाए एक अच्छे लड़के से। बताओ ना, एक बाप क्या चाहता है? एक बाप तो यही चाहता है ना कि उसके बेटी की शादी या बेटी की शादी अच्छे लड़के या लड़की से हो जाए। तो भैया ये कहता है, ये पिताजी कहते हैं कि मैं तुमको ना 1 लाख रुपए दूंगा, मस्त अपनी जिंदगी जीना, लेकिन तुम मेरी बिटिया से शादी कर लो, तुम बिटिया से शादी कर लो। लेकिन 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 देखना बच्चों, होता क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बिटिया से शादी करने की बात है, क्या ये कॉन्टिंजेंट इवेंट है क्या? 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये मेन इवेंट है, लेकिन मैरिड टू सी, ये क्या कॉन्टिंजेंट है क्या बेटा?
नहीं सर ये कॉन्टिंजेंट नहीं, ये तो इसकी प्योरली इच्छा पे डिपेंड करता है करे या ना करे। कॉन्टिंजेंसी तो नहीं है ना यहाँ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं साहब यहाँ कोई कॉन्टिंजेंसी नहीं है, यहाँ पार्ट है इनका बिटिया का जो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। आइए इसके अलावा एग्जाम्पल और भी देख सकते हो आप। ए एग्री कर रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बी, कितने में 2 लाख में। बी कह रहा है बी एग्री टू मेक द पेमेंट ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पुल, तो ये जो कंडीशन लगाई गई है क्या ये कंडीशन कॉन्टिंजेंट है क्या? नहीं सर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर, दोबारा देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंडीशन, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 क्या? द इवेंट रेफर टू एज कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो इवेंट है वो कोलेट्रल होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, जुड़ा हुआ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन देखो कोलेट्रल होने के साथ मैंने आपको क्या बताया, वो इवेंट जो है वो कंडीशन सिर्फ नहीं रहनी चाहिए, वो कंडीशन जो है वो अनसर्टेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो मेरे कंट्रोल में ना हो तभी बात बनेगी। ये मैंने आपको इसके ऊपर 3 एग्जांपल लेकर के बता दिए कि कंट्रोल में हुई तो बात नहीं बनेगी, वो कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है जी, चलो सर बहुत बढ़िया। आपने पहली बात तो यही कही कि सर कोई भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म किया जाएगा जब वो कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और उसकी नॉन हैपनिंग हो, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग हो। दूसरी बात आपने क्या कही सर? दूसरी बात आपने ये कही कि सर जो ये कॉन्टिंजेंट इवेंट है, याद रखिए बेटा मैंने क्या बोला आपको, ये जो कॉन्टिंजेंट इवेंट है, इवेंट, वो इवेंट कॉन्टिंजेंट होना चाहिए। कोलेटरल इवेंट क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्टिंजेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। चलिए, the contingent event should not be a mere will of the promiser. Yes sir। एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग होते हैं? 2 लोग हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। कितने लोग हैं बेटा? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। देखना जरा ध्यान से, ए कहता है बी को कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, इफ A promises to pay B 1 lakh. If he so chooses, it is not a contingent contract. तो ये क्या है बेटा? ये contingent contract है ही नहीं। However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, it may be a contingent contract. एक बात बताओ ना, A ने B से पूछा क्या? ए ने बी से कुछ पूछा क्या? नहीं। सिर्फ प्रॉमिसर की विल क्यों? प्रॉमिसी की विल भी तो होनी चाहिए ना सामने से। यार ये बताओ, प्रॉमिसर ही थोड़ी ना, प्रॉमिसी की भी तो विल आनी चाहिए ना सामने से। हाँ भाई ठीक है लूंगा। कोई भी कॉन्टिजेंट इवेंट के हैपनिंग पे तू मुझे 1 लाख रुपए देगा मेरे भाई, पहले प्रॉमिसी से तो पूछ ले। नॉट मेडली द प्रोमिसर्स विल, ये सिर्फ प्रोमिसर की विल नहीं है भैया, यहाँ पर प्रोमिसी से भी पूछा जाना चाहिए। यहाँ एक और एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए प्रॉमिस करता है टू बी 1 लाख इफ इट रेन्स ऑन द 1 अप्रैल। कब बेटा? 1 अप्रैल, एंड लीव दिल्ली टू मुंबई। तुम देख रहे हो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा उस दिन। कब? 1 अप्रैल को। कब बेटा? 1 अप्रैल को। आप क्या करना, 1 अप्रैल को आप मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाना। और अगर उस दिन क्या आ जाए बेटा? बारिश आ जाए। उस दिन क्या हो जाए? देखो ये मुंबई से दिल्ली तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन बारिश का आना क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या हो गया बेटा? उसका कॉन्टिजेंट इवेंट। कोलेट्रल है, उससे जुड़ा हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये इससे जुड़ा हुआ है। और सामने से प्रॉमिसर ने, देखो प्रॉमिसर ने बोला और प्रॉमिसी ने ओके किया। ये क्या प्रॉमिसर की विल है सिर्फ? नहीं, प्रॉमिसी ने इस बात के लिए एग्री किया है। प्रॉमिसी ने इस बात के लिए बेटा एग्री किया है। 3 बातें समझ में आ गई क्या? प्रॉमिसर की सिर्फ विल नहीं होनी चाहिए, इवेंट कॉन्टिंजेंट होना चाहिए। सिर्फ कंडीशंस होने से काम नहीं चलेगा, कंडीशन जो है वो कॉन्टिंजेंट होना चाहिए। और याद रखिएगा, वो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तभी किया जाएगा जब कोई कोलेटरल इवेंट हैपेंड होता है या फिर डज नॉट हैपन। चौथा पॉइंट, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। पढ़ लिया ना हमने, कहीं ना कहीं हमने ये बात पढ़ ली ना, ये रिपीटेशन है और कुछ नहीं। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट कैसा होना चाहिए बेटा? भैया सर्टेन नहीं होना चाहिए, बाउंड टू हैपन नहीं होना चाहिए। देखो सर्टेन का मतलब समझ रहे हो? सर्टेन का मतलब क्या? कोई चीज फिक्स्ड है,
होगी ही होगी, बाउंड टू हैपन है, होगी ही होगी। वहां पर बात नहीं बनेगी साहब, वहां पर हम लोग उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वहां उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ एक केस है बेटा, ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपनी जमीन बेच दूंगा अगर मुझे परमिशन मिल जाए, कहां से, अगर मुझे परमिशन मिल जाए, देखो परमिशन वाज जनरली ग्रांटेड, कहां था यहाँ पे, हाँ देखो कलेक्टर से, A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission। और जनरली होता क्या है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप बेचने जा रहे हो, तो भैया परमिशन तो आपको मिल जाएगी ना, परमिशन जनरली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई कॉन्टिंजेंसी नहीं है, यहाँ क्या नहीं है बेटा, कोई कॉन्टिंजेंसी नहीं है, तो ये बात बनेगी नहीं दोस्त। आई होप आपको ये चारों के चारों असेंशियल समझ में आ गए होंगे, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ध्यान से देखिए, सेक्शन 32, सेक्शन 30 देख लिया आपने, मतलब मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 31 बहुत बढ़िया बढ़िया से पढ़ लिया हम सर, हमने सर सेक्शन 32, 33, 34, 35 देखिएगा दो बार, और फिर 36, 32 क्या कहता है, बहुत आसान है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट contingent on an event happening। और ये क्या है बेटा, enforcement of contract contingent on an event not happening। पहला क्या है, पहला है सर इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, अच्छा जब कंटिंजेंट जो है ना ऑन एन इवेंट हैपनिंग, जो कंटिंजेंसी थी ना वो हैपनिंग पे होगा, और यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कंटिंजेंसी नॉन हैपनिंग पे ही परफॉर्मेंस होगा बेटा। 32 और 33 भी क्लियर हो गया, 31 तो समझ में आया था, 32 में क्या बोल रहे हैं, 32 में कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा जब भी वो कंटिंजेंसी हैपन होगी। 32, 33 कहता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा जब वो कंटिंजेंसी हैपनिंग नहीं होगी। 33, 34 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सिबल, मतलब ये इनफोर्सिबल नहीं होगा, कब, इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, समझ रहे हो, लिविंग पर्सन के कंटिंजेंसी में थी वो बात, और अब उस लिविंग पर्सन ने ऐसा कर दिया कि वो जो कंटिंजेंट इवेंट था ना वो इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग है। पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो। contingent on the happening of the specified event within a fixed time, ये भी बात करेंगे हम लोग, contingent on a specified event not happening within a fixed time। 35, 35 में दो बातें की हैं, फिक्स टाइम में हो कंटिजेंसी उससे रिलेटेड है, या फिक्स टाइम में ना हो कंटिजेंसी उससे रिलेटेड है। 32, 33 समझ में आ गया। 32 में क्या लिखा था, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी इवेंट होता है तो, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इवेंट नहीं होता है तो 33 में बात की है। 34 में क्या बोला, 34 में बोला कि भैया अगर कंटिजेंसी डिपेंड करता है नेचुरल पर्सन पे, किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचुरल पर्सन पे, और नेचुरल पर्सन ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि वो जो कंटिजेंट इवेंट था ना वो अब पॉसिबल ही नहीं है होना, वो हो ही नहीं सकता। सेक्शन 34 उसकी बात करेगा। सेक्शन 35 बोलता है कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, और कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट विद इन अ फिक्स टाइम। और सेक्शन 36 देख लीजिए, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। 36, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं जरा। सेक्शन नंबर 32 की बात करते हैं सबसे पहले, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। ओके सर, देखिए जहां पर ना कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर रही है हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अनटिल और अनलेस द इवेंट हैपन। एक बात बताओ ना, मेन मेन कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कोई इवेंट था, जब तक ये इवेंट, ये कंटिजेंट इवेंट है, जब तक इसकी हैपनिंग नहीं हो जाती, ये इवेंट हो नहीं जाता, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्फोर्स होगा क्या, अरे नहीं, ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। if the happening of the event becomes impossible, और मान लो ये जो इवेंट है ना अब लगता ही हो ही नहीं पाएगा, जैसे वो आंटी ने क्या बोला था, वो मैडम ने बोला 1 अप्रैल को तुम मुंबई से दिल्ली जाओगे, है ना, फ्लाइट से, और उसी दिन बारिश भी होनी चाहिए, लेकिन अप्रैल बीत गया, अभी 10 अप्रैल आ गया। अब तुम एक बात बताओ, क्या 10 अप्रैल को वो जो कंटिजेंट इवेंट था, अब उसके आस में बैठे रहोगे क्या, सर 1 अप्रैल तो निकल गई ना, है ना, तो अब ये इम्पॉसिबल है 1 अप्रैल 2023 में उस घटना का होना वापस से इम्पॉसिबल
पॉसिबल इम्पॉसिबल है साहब, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो वाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, वो वाइड हो जाएगा। सेक्शन 32 कहता है वेयर द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल द इवेंट हैज हैपेंड। जब तक कि ये इवेंट हो नहीं जाता, तब तक बच्चों, तब तक याद रखिएगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स्ड नहीं होगा। यही बात यहाँ पर देख लो, 50,000 रुपए मैडम देंगी 1 अप्रैल को। आप जाइए जरा दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली, लेकिन उस दिन बारिश भी होनी चाहिए। कॉन्टिजेंसी क्या है, उस दिन बारिश भी होनी चाहिए। और मान लो 1 अप्रैल को 2 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, उस दिन बारिश होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, उस दिन बारिश नहीं होगी। अगर बारिश होती है तो मेरे बच्चों वो जो कॉन्टिजेंट इवेंट था वो सेटिस्फाई हो गया और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड हो जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल को बारिश नहीं हो रही है, तो बेटा इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। 2 अप्रैल को क्या दिख रहा है कि इवेंट अब पॉसिबल है नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। याद रखिएगा, वॉइड अब इनिशियो नहीं है, क्या है ये, वॉइड हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32। देखिए वही है, 1 अप्रैल बारिश अगर नहीं हुई तो अगले महीने मई में अगर आप देखते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इवन 2 तारीख को ही, 2 अप्रैल को ही आप देखते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, वो वाइड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, देखें ध्यान से। ए बी को कह रहा है मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुझे बैंक लोन मिल जाए तो, लेकिन बैंक ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट्स। बैंक ने कहा कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर कोलेटरल इवेंट क्या हो गया, वॉइड। कोलेटरल इवेंट क्या हो गया, वॉइड। और क्योंकि ये कोलेटरल इवेंट वॉइड हो गया, कोलेटरल इवेंट क्या हो गया बच्चों, वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, मतलब कोलेटरल इवेंट पॉसिबल नहीं है टू हैपन, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। तो अब तक हमने कुछ 3 सेक्शन देख लिए, सेक्शन 30, 31, 32। एक बार समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों अभी तक। सेक्शन नंबर 30 में हमने देखना है वेजरिंग एग्रीमेंट, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे बात करेंगे सेक्शन 30 की। फिर सेक्शन 31 जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 32 और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 33। 32 में हमने क्या पढ़ा, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा, जब वो इवेंट हैपन होगा तब। इवेंट का हैपनिंग जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट है, जैसे ही वो इवेंट हैपन हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, परफॉर्म करना पड़ेगा। आइए हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 33 की तरफ। सेक्शन 33 क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सेक्शन 33 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां भी बात हो रही है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। हाँ जी, इस बार जो कंटिंजेंट इवेंट है ना वो नहीं होगा तो ट्रिगर होगा साहब। क्या ट्रिगर होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का होना ट्रिगर होगा। कॉन्ट्रैक्ट का होना ट्रिगर होगा सर, वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिंजेंट ऑन अ नॉन हैपनिंग of an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible. Section 33 यही कह रहा है where the contingent contract is made to do or not to do anything, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। If an uncertain event, future event does not happen, it can be enforced only when the happening of that event, that is जो नहीं होना है वो वाला event, becomes impossible and not before। सर कुछ एग्जाम्पल से समझाओगे क्या, बिल्कुल बेटा, बड़े ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक रामू और दूसरा शामू। रामू और शामू के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई शामू रामू को कहता है कि मैं ना तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, कितना, रुपीज 10 लाख। शामू कह रहा है रामू को, भाई सुन मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, कितने दूंगा, 10 लाख रुपए। क्यों भाई, अगर ये जो शिप है ना ये वाली शिप अगर वापस ना आए तो, जब ये शिप वापस नहीं आएगी, ये कंफर्मेशन आ जाएगी, ये कंफर्म हो जाएगा, तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा भाई, 10 लाख रुपीज।
तो बताओ, ये तो हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख रुपए देने वाला कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब किया जाएगा बच्चों? जब ये कोलेट्रल इवेंट हो जाएगा, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो शिप अब लौट के आने वाला नहीं है मेरे दोस्त, वो शिप वापस आने वाला नहीं है। जब ये कंफर्मेशन आ जाएगी ना, तभी हम कहेंगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनफोर्स हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो गया मेरे दोस्त। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। देखिए, the performance of a contingent contract depend upon the non happening of some इवेंट और कंडीशन। जब ये इवेंट या ये कंडीशन नहीं होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आइए सर, क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो शिप या तो साहब वो शिप जो है ना वो कोलैप्स्ड हो जाए, वो आए ही ना, वो विलीन हो जाए भाई साहब, वो वापस ना आ पाए, तो मेरे दोस्त वहां क्या होगा? सेक्शन 33 वही वाला ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट भैया, वो ट्रिगर पॉइंट दबा देगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, शिप रीच्ड सक्सेसफुली, मान लीजिए ये इस तरीके से पानी पानी में से लहराता हुआ, पानियों से लहराता हुआ बेटा, ये नदी को चीरता हुआ ये तट पर पहुंच जाता है। आप मुझे बताओ, शिप रिटर्न हो गया, शिप वापस आ गया, तो क्या इस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या? नहीं साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्या था? कि ये शिप वापस ना आए, ये शिप वापस ना आए। लेकिन शिप तो वापस आ गई, और जब वापस आ गया तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 31 डेफिनेशन ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 32 जिसमें हमने देखा ट्रिगर पॉइंट क्या है? विद हैपनिंग, है ना? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया कब किया जाएगा? जब वो इवेंट हैपन हो। और 33 में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ट्रिगर पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म किया जाएगा जब वो इवेंट हैपेंड ना हो। सेक्शन 33 तक सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ साहब, सेक्शन 33 तक सब कुछ क्लियर है। आइए सेक्शन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 34 क्या बोलता है बड़ा देखना ध्यान से। सेक्शन 34 क्या बोलता है? ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल। मतलब सर देखो, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि ये अनइनफोर्सेबल हो जाएगा, ये इन्फोर्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इफ इट इज कॉन्टिंजेंट, अगर ये क्या हो बच्चों? कॉन्टिंजेंट हो। क्या बात कर रहे हो सर? अगर ये कॉन्टिंजेंट होगा तो खत्म हो जाएगा? अभी तक तो कहते थे कॉन्टिंजेंट या तो होगा या तो नहीं होगा, और तभी वो इन्फोर्स होगा। अगर हुआ तो इन्फोर्स होगा सेक्शन 32 में, नहीं हुआ तो इन्फोर्स होगा सेक्शन 33 में। आप 34 में क्या बोल रहे हो मेरे बच्चों? जल्दी नहीं ना, आगे पढ़ लो। अपॉन द कंडक्ट, मेरे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा जब कॉन्टिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन है। मतलब वो जो इवेंट है ना, वो लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड करती है। और सुनो आगे, इतना ही नहीं, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे कह रहे हैं इस लिविंग पर्सन ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो इवेंट जो था या वो जो कंडक्ट था वो इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग हो गया। मतलब मैं बड़े आराम से आपको एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाऊंगा ही, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो यहां बात हो रही है लिविंग पर्सन की। किसकी बात हो रही है? लिविंग पर्सन की। उसके द्वारा कुछ ऐसा कंडक्ट किया जाना है, लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कंडक्ट करेगा जो हुआ और जो नहीं हुआ। होने पर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा, नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा, करेक्ट है? लेकिन मेरे बच्चों ये होना या ना होना हुआ ही नहीं। उससे पहले ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब ये होना या फिर ये ना होना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। अरे टेंशन मत लो, ये देखो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा केस लेके आए हैं। केस लॉ का नाम याद रखिएगा, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी, लव स्टोरीज। मैं आज आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें चीजें थोड़ी अलग हो रही हैं।
वैसे तो दुनिया जहान में लव की बात करते हैं ना, तो धोखा देने के लिए लड़कियों को जाना जाता है, लेकिन बेटा यहाँ पर लड़के ने ही काट दिया लड़की की। क्या हुआ बेटा, देखो दो लोग थे, एक था फ्रॉस्ट और एक था नाइट। गर्व करो इस लड़के पे तुम, नाइट। ये नाइट ने क्या किया, देखो नाइट फ्रॉस्ट को कहता है एक नाइट में, मतलब एक शाम को, एक रात को, दैट सुनो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मैरी यू। लेकिन पता है मैं तुमसे शादी कब करूंगा, जब मेरे पिताजी की डेथ हो जाएगी तब, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। पिताजी मानेंगे नहीं तो भैया मैं तुमसे शादी तो करूंगा, फ्रॉस्ट सुनो, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन लेकिन कब, मैं तुमसे शादी करूंगा जब मेरे पिताजी की डेथ हो जाएगी। देख रहे हो आप क्या लिखा है, डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड। याद रखिएगा बेटा, डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट वो व्यक्ति होता है जो केस को डिफेंड कर रहा होता है, जिसके ऊपर केस थोपा गया है, जिसके ऊपर केस लागू किया गया है, लगाया गया है। डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड कर रहा है। डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, नाइट। नाइट ने, नाइट जो है डिफेंडेंट प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया टू मैरी द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है बच्चों, हु स्यू द केस, जिसने केस फाइल किया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को उसने, डिफेंडेंट ने कहा था, मतलब नाइट ने फ्रॉस्ट को कहा था दैट आई विल मैरी, लेकिन लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि मेरे पिताजी की डेथ हो तो। अब बेटा ये तो चंट चतुर चालाक निकला, देखो इसने दूसरी पटा ली। किसने साहब, नाइट ने। किसने बेटा, नाइट ने। नाइट ने दूसरी लड़की पटा ली, देखो ना क्या मस्त बात कर रहा है सोफे पे। और पता है आपको, ये नाइट जो है ना, नाइट के फादर आज भी जिंदा है, मतलब इनके फादर जो है वो जिंदा है। और उसके बाद नाइट ने दूसरी लड़की पटा ली, और बात यही नहीं रुकी मेरे दोस्त, इसके आगे बढ़ते हुए इसने क्या किया, इसने उस दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर लिया। अब क्या होगा, दिल टूट गया भाई साहब, दिल टूट गया बेटा फ्रॉस्ट का। फ्रॉस्ट ने क्या किया, फ्रॉस्ट ने कहा मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नाइट क्या कह रहा है, अरे सुन ना, मैं आज भी कह रहा हूं मैं तुमसे ही शादी करूंगा। फ्रॉस्ट कह रही है कैसे, अब तो ये जो कॉन्टिजेंसी थी कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, ये कॉन्टिजेंसी तो पॉसिबल नहीं है ना परफॉर्म होना। कहते नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, उस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है देखिए, इट वाज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल, कि अब ये पॉसिबल नहीं है भाई। नाइट भाई सुन, तू जो ना ये लॉलीपॉप दे रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ, कि वो प्लेंटिफ से अब शादी कर लेगा। एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू sue, और इसीलिए वो केस फाइल कर सकती है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जरा वापस से टॉपिक पे आइए, टॉपिक क्या बोल रहे थे हम लोग बच्चों, टॉपिक कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्स, इनफोर्स नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, इनफोर्स नहीं होगा, अनएनफोर्सेबल होगा इफ इट इज कंटिजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। मतलब वो कंटिजेंसी डिपेंड करती है एक लिविंग पर्सन के ऊपर, और उस लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा इवेंट किया, कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से वो जो हैपनिंग थी, वो जो बात थी, वो कंटिजेंसी थी, वो कंटिजेंसी अब पूरी की नहीं जा सकती, वो पूरी नहीं की जा सकती। सेक्शन 34 बोलिएगा बेटा, सेक्शन 34। 30 समझ में आया, 31 समझ में आया, 32 समझ में आया, 33 समझ में आया, 34 भी समझ में आ गया साहब। लेकिन सर आपको एक और एग्जांपल दे करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, फादर, और यहां नाम देखना बेटा ध्यान से, आशीष है, आशीष, फादर और आशीष। यहां क्या हो रहा है, वेयर फादर एग्रीज टू पे, फादर कह रहा है आशीष को, आशीष सुन ना, मैं तेरे को ना पैसे दूंगा। फादर, पता नहीं ऐसे पिताजी मिलते कहाँ हैं, पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख, लेकिन पता है इसके बदले तुमको करना क्या है, तुमको मेरी डॉटर से शादी करनी है। फादर आशीष को कह रहे हैं कि भाई सुन, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बिटिया से ब्याह करना पड़ेगा। यहाँ डॉटर बेटा आशीष के चक्कर में नहीं है, वो आशिक के चक्कर में। और जैसे ही डॉटर को ये बात समझ में आती है कि मेरे पिताजी ने आशीष के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट कर लिया है, वो आशिक को कहती है चलना भाग के शादी करते हैं। डॉटर मैरीज आशिक, डॉटर ने आशिक के साथ ब्याह रचा लिया। मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये कॉन्टिजेंसी जो थी दैट टू मैरी, शादी वाली,
ये लिविंग पर्सन कॉन्टिजेंसी किस पे था बेटा डिपेंडेंट? लिविंग पर्सन के ऊपर। और लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया कि वो कॉन्टिजेंट इवेंट पॉसिबल है क्या? अब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा बेटा? वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, सीज टू बी इनफोर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सीज टू बी इनफोर्सेबल। बोलिए, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 35 की बात करते हैं। देखो 35 की अगर मैं एक आपको विशेषता बताऊं ना, तो 35 में हम दो मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। देख रहे हो 35 डी पॉइंट भी 35 का है और ई पॉइंट भी कहां है बेटा? 35 का। एक बार डी पॉइंट देखिए क्या है। कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। और यहाँ क्या है बेटा? 36 कंटिजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स्ड टाइम। कॉन्टिजेंसी जो कि फिक्स टाइम में हो जाए और कॉन्टिजेंसी जो कि फिक्स टाइम में ना हो। सबसे पहले फिक्स टाइम की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सेक्शन 35 क्या बोलता है? दैट अ contingent contract to do या not to do anything if a specified uncertain event happens with a fixed time becomes void if कब बेटा? अगर वो टाइम ही एक्सपायर्ड हो जाए या टाइम एक्सपायरी से पहले वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए। समझ रहे हो? कह रहे सर अगर मान लो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना एक टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? खत्म। लेकिन वो टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन वो कॉन्टिजेंसी जो थी ना, अब वो होना पॉसिबल है ही नहीं, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म भाई साहब। एग्जाम्पल से समझाओ सर, एग्जाम्पल देख लो बड़े ध्यान से। वही हुआ बेटा, रामू शामू के बीच में एग्रीमेंट हुआ, रामू और शामू। शामू क्या बोलता है रामू को? सुनना, मैं तेरे को ना पैसे दूंगा, मान लेते हैं 10 लाख रुपीस। अगर ये शिप रिटर्न करती है, डज रिटर्न, वापस आ जाती है विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। अब क्या हो सकता है बेटा? देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये शिप या तो 1 साल के अंदर, देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं, 1 साल के अंदर वापस आएगा, या तो ये शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आएगा। अगर मान लो ये रिटर्न हो जाती है, ये शिप रिटर्न हो जाती है विद इन अ ईयर, तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर ये शिप रिटर्न ही ना हो विद इन अ ईयर, 1 साल में ये रिटर्न ना हो, मेरे बच्चों बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा सर। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी साल बीता नहीं है, ये रिटर्न ना हो ये कब पता लगेगा? ये तो 1 साल बाद पता लगेगा ना, आफ्टर 1 ईयर, है ना? एक और तरीका हो सकता है कि मान लो कि सर शिप के रिटर्न होने की अब ना चांसेस ही नहीं है, शिप के रिटर्न होने की अब चांसेस ही नहीं है, क्योंकि शिप तो वहीं डूब गया साहब। मान लो 3 ही महीने बीते थे और 3 महीने बाद ये पता चलता है कि शिप क्या हो गया? डूब गया। अब इसके रिटर्न होने के चांसेस नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस केस में भी अभी टाइम इलैप्स नहीं हुआ, टाइम खत्म नहीं हुआ, बट वो कॉन्टिजेंसी जो थी कि 1 साल के अंदर वो वापस आ जाएगा, उस होप में अब बैठ सकते हो क्या? वो कॉन्टिजेंसी रही क्या? नो सर, नहीं रही। तो सेक्शन 35 क्या बोलता है? सेक्शन 35 कहता है बच्चों, contingent on happening of specified event, contingent on happening of specified event within a fixed time period, contingent on happening of specified event within a fixed time period। चलिए सेक्शन नंबर 35 अगेन, यहां पर क्या है बेटा? हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पीरियड, यहाँ पे नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पीरियड। अगेन 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 क्या हो रहा है देखो, रामू और शामू के बीच में फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट है, शामू रामू को कहता है अगर ये शिप वापस ना आए, नॉट रिटर्न, नॉट हैपनिंग के ऊपर है, विद इन अ ईयर, टाइम पीरियड भी दे रखा है, अगर 1 साल में ये शिप वापस ना आए, तो मेरे दोस्त मैं तुझे दूंगा 10 लाख रुपए। करेक्ट? अब क्या? विद इन अ ईयर वापस नहीं आया, तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, पहली बात तो ये। अगर ये 10, सुनो मेरी बात को, 1 साल के अंदर ये वापस नहीं आया, तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ जी, देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। देखो यही है, कॉन्टिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर ये फिक्स टाइम में हैपन नहीं होता, वो कॉन्टिजेंसी बाद में वापस आ रहा है, 1 साल बाद वापस आ रहा है, 1 साल बाद वापस आ रहा है, तो देखो ना यहाँ पर 1 साल बाद अगर वापस आ रहा है, तो देखो इफ अ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न, नहीं आया ना,
विद इन अ ईयर। एक साल में तो नहीं आया, एक साल के बाद आ रहा है, एक साल के बाद वापस आ रहा है, तो एक साल के बाद देखो एक साल तक तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, एक साल के बाद ही इन्फोर्सिबिलिटी होगी, एक साल के बाद ही इन्फोर्सिबिलिटी होगी, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि इन सच केस ये भी क्या है बेटा, कॉन्टिजेंट इवेंट है, लेकिन लेकिन ये नॉट हैपनिंग के ऊपर है और विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए बेटा सेक्शन नंबर 35 के बाद हम चलते हैं सेक्शन 36 के ऊपर। Contingent on an impossible event, section 36. Contingent on an impossible event, contingent agreement to do or not to do anything. If impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties of the agreement at the time when it is made. बड़ा आसान है, देखो इसको समझना, देखिए ध्यान से। ए एग्री करता है बी को कि मैं तुझे ना 1 लाख रुपए दूंगा। ए एग्री करता है बी को कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर सन जो है ना वो वेस्ट से राइज हो जाए। अगर सूरज ना वेस्ट से निकलेगा तो मैं तुझे कितना दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ भैया, कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति इतना तो जानता है ना कि जो सन है, जो सूर्य है, वो वेस्ट से तो कम से कम राइज नहीं होगा भैया। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखिएगा, कॉन्टिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की बात होती है ना, टू डू और नॉट टू डू एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, चाहे वो आपको पता था चाहे वो आपको नहीं पता था, याद रखिएगा ये वॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, वॉइड होते हैं। हमें याद क्या रखना है सेक्शन 36 के अंदर, अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है, चाहे वो आपको पता था चाहे वो आपको पता नहीं था, वो वॉइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल से समझाओ सर। जैसे मान लो ए ने बी को कहा कि अगर ये दो पैरेलल लाइन आपस में मिल जाते हैं ना तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए दूंगा। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो था ना ये अनपढ़ था, इसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं आता इसको। इन दैट केस ऑल्सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा बेटा। ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं टॉपिक 5 की तरफ, सेक्शन 30, जिसकी चर्चा हम अभी तक कर रहे थे। सेक्शन 30 है क्या साहब? देखो सेक्शन 30 इज ऑल अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट। पहली बात तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट। याद रखिए सेक्शन 30 की अगर हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो इसकी कोई भी ना डेफिनेशन नहीं है बेटा। वेजरिंग एग्रीमेंट की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट है वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर मैं कहूं कि जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, वॉइड होते हैं, ठीक है। देखो वॉइड होना अलग चीज होती है, लीगल और इलीगल होना अलग चीज होती है। जनरली हमारे देश में वेजरिंग एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब सट्टा लगाना साहब, शर्त लगाना, उसको बोलते हैं हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट। कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में वेजरिंग एग्रीमेंट पूरी तरीके से बैन है, कुछ इलाकों में ये वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन हम अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से इसे क्या कहता है बेटा कि ये वॉइड होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम दो लोगों के बीच बात करें तो किस तरह के सट्टा लगाया जाता है कि मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा। देखो मिस्टर ए कह रहा है कि अगर पाकिस्तान हार जाती है ना तो मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा। मिस्टर बी कह रहा है कि अगर इंडिया हार जाती है तो मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा। मतलब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को 2,000 रुपए पैसे देने की बात कर रहे हैं। कि अगर मैं बात करूं कि ए कह रहा है कि मैं तेरे को 2,000 रुपए दूंगा और बी कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तेरे को 2,000 रुपए दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ना आप देख पा रहे हो कि प्रॉमिस हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को कुछ मनी देंगे या फिर मनी से रिलेटेड कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज, कोई भी काइंड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से मेनली जो हमें हमारे कोर्स में पढ़ना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना सिर्फ इतना ही है। बस मैंने आपको समझने के लिए कि वेजरिंग एग्रीमेंट कहते किसे हैं, मैंने आपको जबरदस्ती का एक एग्जांपल दे दिया। जबरदस्ती नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपने ये एग्जांपल नहीं समझा होता ना तो आप देखोगे कि जो आपको डिफरेंस बिटवीन है ना वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते। जनरली लोग रट के जाते हैं इसको, बट अपन समझ के जाएंगे ना। ध्यान से देखिए मीनिंग। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वही सेक्शन 31 क्या बोलता है बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू कोलेटरल इवेंट
हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, सबसे पहली बात तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ, या तो पैसा देंगे या पैसों से रिलेटेड पैसों के बराबर की कोई चीज दे देंगे, विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। अगर इंडिया जीतती है तो, या पाकिस्तान जीतती है तो, अकॉर्डिंगली, ठीक है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। फिर क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। यहां पर कह रहे हो भी सकता है, मे और मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। लेकिन दोस्तों वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा अगर इंडिया जीत जाती है, तू मुझे 2000 दियो अगर पाकिस्तान जीत जाती है। देयर इज व्हाट, देयर इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बेसिकली, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। फिर अनसर्टेन इवेंट की बात करें, देखो कॉन्टिंजेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो ये इवेंट होता है दैट इज कोलेट्रल। सर कंटिंजेंट तो है लेकिन वो कोलेट्रल है, कोलेट्रल जुड़ा हुआ है किससे बेटा, मेन कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन बच्चों वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करें अगर, द अनसर्टेन इवेंट इज अ कोर फैक्टर, यही मेन फैक्टर है मेरे दोस्त। अनसर्टेन इवेंट ही मेन फैक्टर है, यहां कोई और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अगर हम बात करें, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेगरिंग इन नेचर, वो वेगरिंग नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जनरली शर्त लगाई जा सकती है किसी और चीज के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं, वेगरिंग एग्रीमेंट इज असेंशियली कंटिंजेंट इन नेचर। ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, कॉन्टिंजेंट होते हैं। ये हो सकता है कि कॉन्टिंजेंट हो और ये कॉन्टिंजेंट ना भी हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें पार्टीज, तो यहां पर याद रखिएगा ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। और यहां पर पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, इन द सब्जेक्ट मैटर, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं कहता हूँ शिप आएगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो यहाँ मेरा इंटरेस्ट दिख रहा है ना, शिप आएगी, ठीक है, ये शिप नहीं आएगी तो उस शिप में मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। लेकिन इंडिया जीतेगी हारेगी तो क्या भैया मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या, नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट इन द सेंस क्या, क्या वो मेरा काम है क्या, मेरे से रिलेटेड है क्या, नहीं साहब, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, अपने को सट्टा खेलना है सिर्फ। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, याद रखिएगा बच्चों, ये लॉस एंड गेन का, म्यूचुअलिटी का जो डॉक्ट्रिन है ना, वो हमेशा कहाँ पाया जाता है बेटा, वेजरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर। जबकि अगर मैं कहूं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, करेक्ट। चलो, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वैलिड होता है, ये वॉइड होता है, ये वैलिड है और ये वॉइड है। आई होप ये सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, टॉपिक नंबर 7, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चों, पहले हम एक डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं। देखो पहली बात तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, पता नहीं कैसे हो जाते हैं, ना यहाँ ऑफर है, ना यहाँ एक्सेप्टेंस है, ना ये एग्रीमेंट बनते हैं, या यहाँ यहाँ पर लीगली इन्फोर्सिबिलिटी भी नहीं होती। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जितने एसेंशियल्स की आवश्यकता है ना, उनमें से कोई सा भी एसेंशियल जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता दोस्त। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी आप ऑबलाइज्ड हो जाओगे, आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो देखिए डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर हम कहें तो असेंशियल्स की बात करते हैं। क्वासी में द असेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट, सेक्शन 10 याद है ना आपको, जितने भी एसेंशियल्स थे ना वो सारे एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो सारे के सारे एसेंशियल्स मिलते हैं, सेक्शन 10 वाले, ठीक है। जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो ये ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती लॉ ने हमारे ऊपर थोप दिए हैं, जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देखो दो पार्टी मिलते हैं, दोनों पार्टी की कंसेंट मिलती है, उसके बाद ही कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन तय किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये जल्दी से एक बार देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेस सर्टेन केसेस इन विच एन ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है। सच ऑब्लिगेशन अराइजेस आउट ऑफ सर्टेन रिलेशंस, कुछ रिलेशन से ये अराइज होता है, which कैन नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसेंसस एड इडम नहीं है दोस्तों,
एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, फिर भी ये क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे सर? देखो पहले तो थोड़ी बातें और समझते हैं। देखिए जो ये क्वासी या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एक मैक्सिम पे चलता है। मैक्सिम क्या है? दैट नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अदर पर्सन्स लॉस। ऐसा ना हो कि किसी पर्सन के लॉस की वजह से आप रिच बन रहे हो। अरे भाई अपनी कमाई से रिच बनो ना, किसी पर्सन की लॉस की वजह से रिच बन रहे हो। इसी मैक्सिम के ऊपर काम करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, hence a term quasi contract or resembling contract, even in the absence of the contract certain social relationship भी होता है यहाँ पे, है ना, कुछ social responsibility आपके ऊपर डाल दी गई है जो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसी को हम लोग यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या है ये सब समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक ना ट्रेडमैन था, वो ट्रेडमैन या सेल्समैन क्या करता है, सी के घर के बाहर, ये सी है, सी के घर के बाहर ये भैया सी, मिस्टर सी, इनके घर के बाहर ना कुछ गुड्स छोड़ के जाता है। ये देख रहे हो, ये कुछ गुड्स ना छोड़ के चला जाता है। तो क्या सी इनको अपने गुड्स मान लेगा? ये जो गुड्स उसको उसके घर के बाहर मिला है, क्या वो सी इन गुड्स को खुद के गुड्स मान करके उसको यूज करना शुरू कर देगा क्या? द आंसर इज नो सर। सी की ऑब्लिगेशन है कि सी उसको रिटर्न करेगा। सी जो है ना वो ट्रेडमैन को वो ये जो गुड्स छोड़ के गया ना वो रिटर्न करेगा। टी अ ट्रेडमैन लीव्स गुड्स at the C's house by mistake. C treats the goods as his own और C is bound to pay the goods। तो C को कि बेटा ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। C भाग नहीं सकता, नहीं नहीं मैं ये मेरे घर के बाहर था, मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है सर। सर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। ए ने मिस्टेक से बी को कोई पेमेंट कर दी जो एक्चुअली में उसको करनी किसको किसको चाहिए थी, वो उसे सी को पेमेंट करनी चाहिए थी बेटा। याद रखिएगा, ए ने बी को पेमेंट कर दिया जो उसको किसको करना था, वो उसे सी को पेमेंट करना था। अब मुझे एक बात बताओ, बी के पास जो ये पेमेंट है, बी के पास, क्या वो बी लाइबल है वापस से वो पैसा वापस करेगा? मतलब वापस पैसा जो है वो वापस किया जाएगा क्या मिस्टर ए को? यस, ए को रिफंड करना पड़ेगा। मतलब मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को रिफंड करेंगे, पैसे रिफंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर कोई फ्रूट का पार्सल है जो कि डिलीवर किया गया है अंडर द मिस्टेक टू आर हु कंज्यूम्स द फ्रूट, और आपके घर पे आया और आपने वो फ्रूट्स कंज्यूम कर लिया, आपको लगा कि ये जो फ्रूट है ना वो मेरे बर्थडे का किसी ने प्रेजेंट भेजा है, मुझे बर्थडे प्रेजेंट है। याद रखिए आर को ना वो जरूर संभाल के रखने चाहिए थे और उसे किसी और पर्सन को जो आता, मतलब मांगने, जो उसका रियल ऑनर होता, उसे उसे वापस कर देने चाहिए थे। अगर आपने उसका यूज कर लिया तो यू मस्ट पे फॉर दैट फ्रूट्स, आपको उस फ्रूट्स के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो यहाँ कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कंसेंसस एडेडम नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑब्लाइज्ड हो टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अगर मेरे पास कोई सामान आया जो मेरा नहीं था, किसी और का था, मुझे उसे उसको वापस करना पड़ेगा, सही सलामत उसे वापस करनी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन आर एंड द ट्रू ओनर, लेकिन ही इज बाउंड टू पे। ठीक है, एज द लॉ रिगार्ड्स द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ फीचर्स बता दो सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? देखिए पहली बात, देखो तीन चीजें लिखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है बेटा, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी and generally though not always to liquidated sum of money। ठीक है ना, जनरली जैसे मान लो फ्रूट खत्म हो गए थे, खा लिए, तो यहाँ पर जो मेरे पास राइट्स है वो राइट्स क्या है? राइट टू गेट मनी, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। फ्रूट्स जितने की थे ना उतने वैल्यू के मुझे पैसे मिलने चाहिए, राइट यही है, जनरली यही राइट है। ठीक है, हाँ काफी बार ऐसा भी होता है कि लिक्विडेटेड राइट्स ना हो, जो वो कमोडिटी है वो कमोडिटी ही मुझे एज इट इज वापस मिलनी चाहिए। याद रखिएगा, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या पार्टीज के बीच में? नो सर, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि ये इम्पोज्ड किया गया है बाय द लॉ। ठीक है,
और तीसरी बात, इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। याद रखिएगा, अगर मैं अपना पार्सल किसी के घर पे भूल के आया तो मेरे राइट्स उसके अगेंस्ट है, ना कि अगेंस्ट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरे राइट्स नहीं है। सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट इज रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। ठीक है, चलो सर कौन कौन से सेक्शंस की बात करेंगे अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम टोटली ये 5 सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72 एंड 70, 72 ही है सॉरी लास्ट। 68, 69, 70, 71 एंड 72। एक बार देखिए, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई। सेक्शन 68 किसकी बात कर रहा है? नेसेसरी सप्लाई की। हम देखेंगे यहाँ पर ना माइनर की बात करेंगे, ल्यूनेटिक की बात करेंगे, जिसको नेसेसरी सप्लाई हो रहा है। सेक्शन 69 बात करता है पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन की। 70 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। और 71 बात करता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। 72 बात करता है मनी पेड बाय द मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। कुछ एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दिए। आइए सेक्शन 68 याद करेंगे जरा। सेक्शन 68 नेसेसरी सप्लाई किसकी बात करें बेटा? नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं बेटा किसको? उस पर्सन को जो कि कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। देखो, तुम हेल्प उसकी कर रहे हो जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता। अगर वो खुद की हेल्प कर सकता तो तुम उसकी हेल्प क्यों करोगे भाई? आई होप यू आर गेटिंग दिस। भैया हम उसकी हेल्प कर रहे हैं जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता, वो लायक ही नहीं है। लायक कौन नहीं होता बेटा? दो लोग, एक इनकैपेबल है एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, anyone who is legally bound to support is supplied by the another person with necessary suited to his condition in life. The person who has furnished such supply is essential to be reimbursed from the property of such incapable person. What does it mean? क्या मतलब है सर? देखो जरा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? माइनर है या कोई लुनेटिक है और उसको अंकल जो है ना नेसेसरी सूटेबल, जैसे ब्रेड हो गया या फ्रूट्स हो गए या कपड़े हो गए, वो चीजें जो है अवेलेबल करा रहे हैं। मान लो कि उसके घर पे कोई है ही नहीं, उसके घर पे कोई नहीं है देखने के लिए, और माइनर बेचारा अकेले भूख से तड़पता हुआ, या फिर लुनेटिक। इन सच केस याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर ये मिस्टर ये हेल्प कर रहे हैं इस चाइल्ड की, इस बच्चे की जो कि माइनर है, तो याद रखिएगा कि अगर मिस्टर का कल को मान लो इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और मिस्टर का जो भी अमाउंट, जो भी पैसा खर्च हुआ होगा, वो सब कुछ वो क्या कर सकता है बेटा? रीइंबर्स कर सकता है, उसे वापस मिलेगा। याद रखिए, अगर कोई वापस नहीं होता तो क्या माइनर के पीछे थोड़ी बहुत जो भी है प्रॉपर्टी तो होगी ना, उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके, माइनर की प्रॉपर्टी को बेच करके वो खर्चा पूरा कर दिया जाएगा, या लुनेटिक के प्रॉपर्टी को बेच करके वो खर्चा पूरा कर दिया जाएगा। टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव दैट ओनली दैट द गुड्स वर सप्लाइड टू द पर्सन। उसको सिर्फ इतना ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये गुड्स जो है वो सप्लाई किए थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और यस, ये रीइंबर्समेंट हो जाएगा कैसे? सेल ऑफ असेट्स से। ठीक है, चलिए सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या देखा हमने? समझ में आया आपको? नेसेसरी क्लेम है, नेसेसरी क्लेम। ठीक है, सप्लाई टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 69 पे आ जाइए। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अभी इस पे आएंगे, पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। बड़े ध्यान से एग्जांपल को समझिएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टेड मतलब क्या? किसी भी चीज में आपका हित होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्टेड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरेस्टेड। बड़े ध्यान से सुनिए भाई साहब, अंजुमन बनर्जी, यहाँ एक जमींदार, और यहाँ है जी गवर्नमेंट। सत्य में ही वजह थे गवर्नमेंट। ये तीन लोग हैं फ्रेम में। देखो, अंजुमन बनर्जी वेस्ट बंगाल में ना एक लैंड होल्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लैंड ना इनकी नहीं है, ये लैंड इन्होंने जमींदार से ली है बच्चों। किससे ली है? जमींदार से। जमींदार ने उनको ये लैंड दी है। याद रखिएगा, जमींदार ने ये लैंड इनको ग्रांट किया है ऑन लीज, लीज पे, और रिटर्नेबल बेसिस है, वापस किया जाएगा बाय द अंजुमन बनर्जी टू द जमींदार। अच्छा, जमींदार ना देखो, जो रियल ओनर होता है ना, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है। रेंट तो तू लेगा लेगा भैया, तेरे राइट्स है, लेकिन एक ऑब्लिगेशन और होता है कि भैया जो टैक्स है ना प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी तरह का, अगर
तो भैया वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदार, द रियल ऑनर। द रेवेन्यू जो कि पे किया जाना था जमींदार के द्वारा, वो पे नहीं किया गया। वो पे नहीं किया गया। अब देखो क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट को आया गुस्सा। गवर्नमेंट ने कहा जमींदार सुन, हम तेरे इस लैंड को ना सेल कर देंगे। गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम इस लैंड को बेच रहे हैं अंडर द रेवेन्यू लॉ। क्यों? क्योंकि भैया काफी टाइम हो गया, बहुत बार हमने जमींदार को बोल भी दिया कि पैसे दे जा, पैसे दे जा। अरे भैया टैक्स तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जमींदार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अब मुझे बताओ, अंजुमन बनर्जी ने जब ये बात सुनी तो इस भाई को झटका लग गया। देखो क्या झटका लगा, बोलता है अरे मेरा तो बिजनेस चल रहा है इसमें, मेरा तो बिजनेस चल रहा है इसमें भाई, ये छोटे मोटे पैसों की वजह से मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मस्त बिजनेस चल रहा है मेरा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अंजुमन बनर्जी क्या कह रहा है, अंजुमन बनर्जी कह रहा है एक काम करता हूँ ना, मैं ही जाकर के ये जो भी टैक्स है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू, मैं पे कर देता हूँ। द रेवेन्यू पेबल बाय द अंजुमन बनर्जी टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। अंजुमन बनर्जी टू प्रिवेंट द सेल ऑफ द कॉन्सिक्वेंट, ये जो सेल है ना, ये सेल का कॉन्सिक्वेंट, इससे बचने के लिए, ठीक है, उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया जो भी पैसा बनता है। लेकिन याद रखिएगा ये सम जो है ना, जो जमींदार को पे करना था, ये पे किया अंजुमन बनर्जी ने। जमींदार को ये पैसा वापस करना पड़ेगा बच्चों, अंजुमन बनर्जी को। जमींदार इज लाइबल टू पे बैक टू द अंजुमन बनर्जी। अब जरा सेक्शन 69 दोबारा देख लो। पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, क्या बोल रहे हैं बेटा, पेमेंट बाय द इंटरेस्ट, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it if entitled to be reimbursed by the seller, by the other, sorry, दोबारा पढ़ो, the person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the another। sir बहुत सही, समझ में आ रहा है। the person who is interested in the payment of money, ठीक है, कौन है इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी? दैट जमींदार, ठीक है। विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, अच्छा देखो सॉरी जमींदार नहीं, इंटरेस्टेड कौन है बेटा यहाँ पे? इंटरेस्टेड है अंजुमन बनर्जी। विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, अनदर कौन बेटा? जमींदार। लॉ कहता है जमींदार को पेमेंट करना चाहिए and who therefore pays it is entitled to be reimbursed, और जो इसमें पे करता है ना, कौन? अंजुमन बनर्जी, उसको क्या रीइंबर्समेंट मिलेगा, उसको क्या मिलेगा बेटा? रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा बेटा? रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। सेक्शन 69, बोलो जी कितनी बातें पढ़ी? सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 68 क्या है? नेसेसरी सप्लाई, क्या है बेटा? नेसेसरी सप्लाई टू whom? टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 69 क्या बताया बेटा? पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 69। सेक्शन 70 पे आइए, सेक्शन 70 क्या बोलता है दोस्तों? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। देखो एक होता है ग्रेटिट्यूअस एक्ट और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज ग्रेटिट्यूअस? मेरे दोस्त, आप 22-25 की उम्र में कहीं पे जॉब पे लगोगे, मान लेते हैं 22, 23, 24, 25, इसी किसी किसी एज में, भरी जवानी में मेरे बच्चों आप लगोगे जॉब पे। चलो मान लेते हैं जॉब चलेगी आपके 60 साल तक, टिल 60 इयर्स, टिल यू रीच 60 और 61, 62 व्हाटएवर। आपने देखा, आपने अपनी जिंदगी के 35 साल किसी एक या दो ऑर्गेनाइजेशन को, मान लेते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जिंदगी के अहम 35 साल दे दिए मेरे दोस्त। आज वो ऑर्गेनाइजेशन आपको, जब आपकी रिटायरमेंट हो रही है ना, आप बूढ़े हो गए हो, आप रिटायर्ड हो रहे हो, आज वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है सुन, मैं तुझे ना, मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तेरी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। और मैं थैंक यू ऐसे ही नहीं बोलूंगी, मैं तुझे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे करके थैंक यू बोलूंगी। उसी रुपए को हम बोलेंगे ग्रेच्युटी। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेच्युटी। समझ में आ रही बात?
आपने ग्रेचुटी सुना होगा, ग्रेचुटी इज व्हाट, थैंकिंग, थैंक यू मिल रहा है भाई साहब कंपनी की तरफ से, इतना बड़ा टाइम दिया तुमने हमें, इस लेवल पे लेकर के खड़ा कर दिया तुमने हमें, लो जी थैंक यू, ये पकड़ दो, पैसे रख लो आप। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से जब आप ज्वाइन करते हो ना, उसके आसपास से ये चल रहा होता है कि आपके पैसे आपके आपके ही सैलरी से कुछ पैसा, कुछ एम्प्लॉयर का पैसा एक जगह पे जमा करते हैं और उस पे इंटरेस्ट लग 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 के आज जो पैसा तुमको मिल रहा है तुम्हारा ही है भाई, तुम्हारा ही है। समझ में आ रही बात? अब देखो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, हम पर्सन के ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। एंजॉइंग बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिल रहा है ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस, याद रखिएगा ग्रेटिट्यूस नहीं होना चाहिए, ग्रेचुटी समझ में आ रहा है ना, ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर नॉन ग्रेचुटिएट किसी भी तरह का अगर पर्सन एंजॉय कर रहा है बेनिफिट तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस है, उसकी क्या है बेटा, ऑब्लिगेशन। सर थोड़ा और अच्छे से हो सकता है क्या? अरे एग्जाम्पल का वेट करो बच्चों, एग्जाम्पल पे आ जाओ सीधे, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। यहाँ केस लॉ है, केस लॉ है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। श्यामलाल क्या करता है, देखो बेटा, श्यामलाल जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको ना कंपल्सरली रिटायर्ड हो जाता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसको रिटायरमेंट दे दी, हाँ जी आपका आपकी एज हो गई है, आप रिटायर्ड हो जाइए। लेकिन ये क्या करता है, जनरली क्या होता है, लोग ना रिटायरमेंट के समय पे एक रिट पिटीशन डाल देते हैं इन द कोर्ट कि अभी तो मैं 60 का हूँ, 2 साल का एक्सटेंशन तो मुझे मिल ही सकता है ना, 62 का हूँ, 1 साल का और दिला दो ना। सो ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन, इसने भी एक रिट पिटीशन डाल दी एंड ऑब्टेन एन इंजेक्शन, और इंजेक्शन मतलब क्या, रोक लगा दिया गया इस फैसले पे कि मिस्टर श्याम को रिटायर किया जाए, मतलब इस फैसले पे रोक लगा दी गई मेरे दोस्त। इंजेक्शन का मतलब क्या है भैया, टू होल्ड, उस फैसले को होल्ड रखा गया और ही वॉज reinstated and was paid salary but was given no work। उसको ना काम पे वापस रख लिया, लेकिन ना उसको कोई काम तो दे नहीं सकते थे, क्या काम दे उसको, और उसको पेमेंट मिले जा रही है, मिले जा रही है। गवर्नमेंट को आया गुस्सा, गवर्नमेंट ने अपील डाल दी, और ये देखो गवर्नमेंट मील भाई, गवर्नमेंट जाती है अपील के अंदर, गवर्नमेंट ने अपील डाल दी और अपील में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया द गवर्नमेंट एंड के वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी, है ना, कि भैया मिस्टर श्याम आप एक काम करो कि आप ना गवर्नमेंट को पैसे वापस करो, जो ये रीस्टेटमेंट वाला टाइम था ना, जिसमें आपको रीइंस्टेटमेंट वाला टाइम जिसमें आपको दोबारा से ज्वाइनिंग मिली थी, उसमें कोई काम तो आपने किया नहीं, तो आप एक काम करो गवर्नमेंट के पैसे वापस करो। देखो यही लिखा है यहाँ पे, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की ऑब्लिगेशन, किसकी, किसकी बेटा, यही मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर श्यामलाल की ऑब्लिगेशन है, मिस्टर श्यामलाल की ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस। देखो ग्रेचुटी का पैसा नहीं मांगा, नॉन ग्रेटिटियस, कौन सा पैसा मांगा है बेटा, नॉन ग्रेटिटियस, सेक्शन 70, सेक्शन 70, ठीक है। he had done the act or had delivered the things lawfully, that he did not do so gratuitously, and that the other person enjoyed the benefit। देखिए सेक्शन 31, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। अब देखो यार ये वही बात है जो अभी आपने इससे पहले पढ़ी थी, मान लीजिए जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, तो आपको क्या करना है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको आपको ना प्रॉपर्टी का प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का केयर करना पड़ेगा एज अ मैन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक, नो राइट्स टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि आप गुड्स को बांट दें, अप्रोप्रिएट कर दें किसी में, ठीक है। और टू रिस्टोर द गुड्स इफ ऑनर इज फाउंड, आपको अगर ऑनर मिल जाता है तो आपको ना वो गुड्स जो है वो वापस करने पड़ेंगे, याद रखिएगा बेटा, तीन बातें क्या कह रहे हैं, आपको प्रॉपर टेक केयर रखना पड़ेगा गुड्स का, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, आपको बांटने का, किसी को भी बांटने का कोई हक नहीं दिया गया है, और अगर रियल ऑनर आपको मिल जाता है तो मेरे दोस्त आपको उसे वापस कर देना चाहिए। हॉलंस वर्सेस हॉलर LR एंड HL के केस में क्या होता है, देखना जरा ध्यान से, यहां क्या होता है मेरे बच्चों, एच, मिस्टर एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप, ये जो एफ है ना, एफ की शॉप है बच्चों, और मिस्टर एच को उसकी शॉप में एक डायमंड पड़ा हुआ मिल जाता है, और बेटा एच बड़ा ही ऑनेस्ट बंदा है, वो ना एफ को कहता है कि ये देखो मैंने ना डायमंड यहीं यहीं से पाया, आप इसको रखो,
अगर कोई मांगने आएगा ना डायमंड, तो ये डायमंड आप उसको वापस कर देना, ये मिस्टर एच ने एफ को कहा। ठीक है, देखो एफ ने बड़ी कोशिश की। एफ कहता है कि यार देखो मैंने ना बड़े सारे एफर्ट्स लगाए ट्रू ऑनर को ढूंढने के, लेकिन ना मुझे ट्रू ऑनर मिल ही नहीं रहा, कोई इस हीरे को क्लेम करने नहीं आ रहा है। तो इसके बाद मिस्टर एच कहता है अच्छा एक काम करो, जब कोई क्लेम ही नहीं कर रहा तो ये जो हीरा है वो मिला तो मुझे था, लाओ मेरा हीरा मुझे वापस दे दो। बट मिस्टर एफ रिफ्यूज टू डू सो। मिस्टर एफ ने ये करने से मना कर दिया। बात पहुंच गई बेटा कोर्ट के पास, और क्या लगता है आपको कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट कह रहा है एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड। एफ को ये पैसा, ये जो डायमंड है वो एच को दे देना चाहिए, क्योंकि ही वॉज एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स, क्योंकि उसी को मिला था ना भैया ट्रू ऑनर के बाद। उसी व्यक्ति को, किसको बेटा? मिस्टर एच को वो मिला था ना, तो ही इज एंटाइटल्ड। वही बंदा क्या है बेटा? एंटाइटल्ड रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। सेक्शन 71 समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तीन बातें कही गई थी यहाँ पर। पहली बात क्या? प्रॉपर टेक केयर रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात एप्रोप्रिएट गुड्स जो है, गुड्स को एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखना है आपको, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है किसी को, और रिस्टोर करना है अगर आपको कोई जो इसका ट्रू ऑनर है वो आपको मिल जाएगा तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखिए सेक्शन 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। हाँ जी, मनी अगर आपने मिस्टेक से किसी को पे कर दिया, तो यही वही याद रखें आप, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, ए को सी को पैसे देने थे लेकिन उसने गलती से बी को दे दी, तो भैया बी को क्या करना पड़ेगा? वो पैसा मिस्टर ए को रिफंड करना पड़ेगा। एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक इज रिकवरेबल। वो याद रखिएगा, वो रिकवरेबल है, उसको ठीक किया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। ये किस में बोला गया? शिव प्रसाद वर्सेस सरेश चंद्रा में। किस केस में बोला गया बेटा? शिव प्रसाद वर्सेस सरेश चंद्रा में। सेल्स टैक्स ऑफिसर्स वर्सेस कन्हैया लाल। बेटा केस का नाम याद रखिए, सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल। यहाँ क्या हुआ? पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर अ बिलीफ और बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स। तो याद रखिए, जैसे मान लो कि मेरे को लगा कि यार मेरा ना म्युनिसिपल टैक्स बनता है और मैंने जाकर के टैक्स पे कर दिया, भैया टैक्स अथॉरिटी में ने भी ना इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता लगता है कि मेरा तो कोई टैक्स बनता ही नहीं था। तो याद रखिएगा बेटा, इस पैसे को हम रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी। ये सेल्स टैक्स ऑफिसर्स वर्सेस कन्हैया लाल के केस में डिसाइड कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद एक और केस है बेटा, सेठ सेठ कंजलेक कंजलेक वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। सेठ कंजलेक वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ क्या होता है? अगर कोई भी मनी पेड किया जाता है बाय द कोर्जन इज रिकवरेबल। बंदूक लगाया, बोला ला 2 लाख रुपए दे, ये कोर्जन है। ये क्या बेटा? कोर्जन है। और कोर्जन हमेशा याद रखिएगा रिकवरेबल होता है। कोवर्जन क्या होता है बेटा? रिकवरेबल होता है। द वर्ड कोर्जन इज नॉट necessarily governed by the section 15 of the act, or the word is interpreted to mean include ऑपरेशन एक्सटॉर्शन और सच अदर मीन्स। याद रखिएगा, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो सकता है। एक्सटॉर्शन मतलब आपसे वसूली हो सकती है, या फिर किसी तरह का दबाव, ऑपरेशन डाला जा सकता है आपके ऊपर टू गेट द मनी, वो पैसा पाने के लिए। इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में ये पैसा आपका रिकवरेबल है, आप वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए सेक्शन नंबर 32, एक और केस समझते हैं। त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या होता है यहाँ पे? टी जो है ना बेटा, वो विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और इसको ना टीसी टिकट चेकर पकड़ लेते हैं और ना उससे ना 5 रुपए एज पेनल्टी लेते हैं टू कंपाउंड ट्रांजेक्शन, कंपाउंड ट्रांजेक्शन के तौर पे। टी क्या करता है बेटा? टी जो है वो उस 5 रुपए के लिए कोर्ट में चला जाता है कि ये भैया रिकवरेबल है ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम, कि ये तो मेरे से एक्सटॉर्ट किया गया है, वसूली की गई है, फाइन का कोई प्रोविजन था ही नहीं, ये एक्सटॉर्शन हुआ भाई। उन्होंने मेरे को कोई स्लिप वगैरह पकड़ा के नहीं दी। अब बताओ, द सूट वाज डिक्रीड इन हिज फेवर। कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपको वो 5 रुपए वापस दिलाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेक्शन 72, सेक्शन नंबर 72। ठीक है, चलिए इसके साथ
ये चैप्टर फिनिश होता है।